तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने जो ये वो डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने एलिगेशन मेथड और लास्ट में हमने थोड़ा सा एलिक्विड मेथड के ऊपर हमने वो बात की थी कि हमने कहा था कि एलिक्विड मेथड के अंदर हम बेसिकली अगर कोई चीज़ हमारे पास अनमेजरेबल है या हमारे पास उसकी क्वांटिटी इतनी मिनिमल है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके सेट बनाते हैं। फिर हम उसके सेट को फिर हम वो डाइल्यूट करते हैं किसी भी एक्सिपेंट्स के साथ, और जो उनके साथ इंटरेक्ट ना करें, फिर हम उसके एक्सिपेंट के साथ डाइल्यूट करने के बाद हम सेट्स को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास जो सॉलिबिलिटीज़ हैं, ये बेसिकली इतना हमारा मेन फोकस नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा कैलकुलेशन का सॉलिबिलिटी हमारे पास आमतौर पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वाले होती है, और सॉलिबिलिटी की इतनी कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक जनरल क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास के सॉलिबिलिटी का। खैर, हम सॉलिबिलिटी को हम रिकन्स्टिट्यूशन के साथ हम ये वो लाजमी इसको ये वो चेक करेंगे, और हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बाय एनसिल के अंदर हमारे पास सॉलिबिलिटी के जब वो कॉन्सेप्ट आएंगे वो डिटेल्स में, तो हम इसको उसके साथ चेक करेंगे। और बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए, किसी भी हेल्थ साइंस में काम करने वाले के लिए, वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द डोजेस। हमारे को सबसे पहले जो चीज़ जो समझनी चाहिए कि ये डोजेस क्या है और ये यूनिट डोजेस क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम ये वो बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारी डोजेस के ऊपर तो भाई हमारा काम ये बहुत ज़्यादा डोजेस के ऊपर काम है। हमारे पास जो फील्ड होती है वो उसके ऊपर हमारे पास जो फील्ड इससे रिलेटेड है वो है पॉथोलॉजी रिलेटेड टू द डोज, रिलेटेड टू द थेरेप्यूटिक्स, रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ द रेजिमेंट, कि हम किसी चीज़ को हम किस तरह हम ये वो डिज़ाइन करेंगे, कितनी डोज में देंगे। अच्छा, किसी भी डोज के ऊपर मैं ये वो बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मैं ये वो बताना चाहूँगा कि आखिर आपकी बॉडी में ड्रग एक्ट कैसे करती है, वो ड्रग हमारे पास काम कैसे करती है, ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, उसके हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल क्या है, हमारे पास ड्रग की बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास डोज सेट करते हुए, डोजिंग इंटरवल सेट करते हुए हम वो कंसिडर करते हैं। एक ले मैन के लिए ये वो जानना बेहद ज़रूरी होता है कि उसे पता हो कि भाई कि मैं ये वो दवाई खा रहा हूँ तो ये कितने वक्त में जाके ये वो असर करेगी। आम ज़बान में हमारे उसमें तो आम ज़बान में हमारे उधर ये वो तस्वुर किया जाता है कि अगर हम दवाई को हम खाने के साथ खाएं तो ये वो जल्दी असर करती है, या फिर अगर हम खाने से पहले खाएं तो फिर ये वो जल्दी असर करती है। तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता कि हमारे पास जो दवाई का जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जो इसकी हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ वगैरह, जितने भी हमारे पास पैरामीटर हैं ये फूड के साथ इंटरेक्ट लाजमी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो फूड होता है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर लाजमी इन्फ्लुएंस करता है। कि अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो इसीलिए ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर वो मतलब ऑनसेट के ऊपर ड्रग की, अगर फूड हमारे पास पीएच को चेंज करता है, पीएच के हम वेरिएशन देखते हैं। अगर हम फूड की वजह से हमारे पास अगर हम कोई फूड ऐसा लेते हैं जिससे हमारी पीएच, स्टमक की पीएच अगर हमारे पास अल्कलाइन साइड की तरफ वो शिफ्ट हो या लोअर एसिडिक साइड की तरफ शिफ्ट हो, तो हमारे पास जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है तो वो डिले हो सकती है। और कुछ किस्म में फूड हमारे पास ड्रग के मास्किंग के ऊपर भी काम कर रहा होता है। तो मेन हमारा टारगेट इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल से ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि ग्राफ के ज़रिए आपको थोड़ा सा ड्रग का आइडिया कि ड्रग की आखिर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। हमारे पास एक ग्राफ बनता है जनरली, जिसमें हमारे पास टाइम को अगर हम एक्स एक्सिस पे रखें और अगर हम ड्रग की कंसंट्रेशन को हम रखें वाई एक्सिस के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स हो सकते हैं, या तो हमारे पास विया पेरेंटल रूट्स हो सकते हैं, या वो चीज़ें जो हम इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में दे रहे हैं आईवी वगैरह, या वो चीज़ें जो हमारे पास ओरल रूट से जा रही है जिसमें सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, तो उसके अंदर है। तो अच्छा, हमारे पास जो ओरल डोजेज फॉर्म है उसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर एब्जॉर्प्शन का होता है कि ड्रग का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से फिर हम ये चीज़ देखते हैं। ये कैलकुलेशन को समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा एक बॉडी की फार्माकोकाइनेटिक का भी आइडिया, क्योंकि जब हमारी जो स्टडी होगी फार्माकोकाइनेटिक, ये हमारी जो ड्रग कैलकुलेशन की, तो इसके अंदर हमारे को थोड़ा सा ये हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट वो बिल्डिंग में कि आखिर ये ड्यूरेशन से ये वो मुराद क्या कि अगर हम ये कहते हैं कि ये रिपीटेड अगर आपने ये लेनी है मेडिसिन, कि मिसाल के तौर पे आपने इसको फला वो ड्यूरेशन के बाद लेना है, कि अगर एक टैबलेट की हाफ लाइफ 6 आवर है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने इसको अगर 7th आवर में लिया तो क्या होगा, अगर आपने उससे पहले लिया तो फिर क्या होगा। फिर आपका सिर्फ डोजिंग के अंदर आता है स्टेडी स्टेट का
तो इसका क्या क्या रोल है मल्टीपल डोजिंग का, क्या वो नुकसानात होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है कि क्या किसी केस के अंदर ये हेल्पफुल है या नहीं, तो इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं। खैर, इसका जो हमारा जो मेन मकसद होता है कि अगर हम ड्रग को इनटेक करते हैं तो हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमारे पास एक टैबलेट है और टैबलेट को हमने, तो ये अगर मैं जीआई ट्रैक का थोड़ा सा मैं दिखा सकूँ, ये स्टमक और ये इंटेस्टाइन और ये एक अडल्ट जिसके अंदर ये जीआई ट्रैक अगर ये बन रहा हूँ, तो हमारे पास जो टैबलेट है ये ड्रग, अगर हम ओरल रूट से ये हमारे पास ये टैबलेट गई है तो हमारे पास ये स्टमक में जाएगी, स्टमक से जाएगी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाके ये वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसके अंदर एक टाइम रिक्वायर्ड होता है इसके ड्रग के इंटेस्टाइन तक पहुंचने में। उसको 2 से 3 वो बैरियर को पास करना पड़ता है, बहुत 2 से 3 ऑर्गन्स को इसको वो गुजरना पड़ता है। ड्रग के एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत से बैरियर्स हैं, तो बस वो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम सिर्फ वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन के हम ग्राफ को समझें। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको मैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम कह दें, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और इसको हम टाइम कह दें, तो हमारे पास अगर जब हम ड्रग इंटेक करते हैं तो हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारे पास 0 होती है, लेकिन विद टाइम टू टाइम ये हमारे पास ये वो बढ़ती है, और थोड़े टाइम के बाद ही हमारे पास थोड़ा स्टेडी स्टेट पे स्टेडी स्टेट, या हम इसको कह दें स्टेडी स्टेट कहना तो वो दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल है। इसके अंदर फिर हमारे पास कुछ टाइम के लिए ड्रग कांस्टेंट होकर फिर एक टाइम के बाद ये एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। ये जो टाइम है ये हमारे पास ड्रग का एब्जॉर्प्शन का रेट होता है, ये जो हमारे पास है एलिमिनेशन का रेट है, और ये हमारे पास ड्रग की इक्विलिब्रियम होती है। ड्रग के ग्राफ के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती है। अगर हम ग्राफ बताते तो MTC मिनिमम टॉक्सिक इफेक्ट, यहाँ पर अगर चली गई तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देगी। MEC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास यहाँ होती है। तो हमारा जो प्रोफाइल होती है इन दोनों के बीच में जो एरिया यहाँ पर मूव करते हैं, और ये हमारे पास कहलाती है थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ड्रग की वो सेफ कंसंट्रेशन जो कि ड्रग के अंदर जो हमारे पास ड्रग हमारे पास अफेक्ट भी वो प्रोड्यूस करेगी, प्लस वो टॉक्सिक इफेक्ट से सेफ रहेगी। रिस्क बेनिफिट रेशियो वो ड्रग का हमारे पास ये वो बताता है कि वो मिसाल के तौर पर कि इसका कि अगर इसके मिसाल के तौर पे अगर हम कॉमन एग्जांपल लें तो कीमो ड्रग का हमने ये देखा गया कि उसके कंपैरेटिवली टू द अदर डोज फॉर्म, इसके हमारे पास जो कीमो की जो ड्रग्स हैं उसका थोड़ा सा हमारे पास साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द अदर वो मेडिकेशन। तो हमारे पास रिस्क बेनिफिट वो रेशियो उसकी हमारे को सेफ्टी की वो एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए हमें सेफ्टी का हमें मतलब थोड़ा सा आइडिया देता है कि अगर किसी ड्रग का रिस्क बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है तो वो प्रोबेबली सेफ़ है कंपैरेटिव टू दोज ड्रग जो जिसका रिस्क बेनिफिट रेशियो कम है। अब हमारे पास जो डोजेस है इसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द डोजेस, इसके अंदर हमारे पास सबसे मेन चीज़ है हमें पेशेंट के पैरामीटर्स के बारे में वो पता हो, क्योंकि डोजेस एट द एंड हमारे पास वो पेशेंट ने वो कंज्यूम करनी है। तो डोजेस के अंदर हमारे पास पेशेंट के पैरामीटर होते हैं, डोजेस के इंटरवल होते हैं, डोजेस के रेजिमेंट होते हैं। बहुत से टर्म्स आप सुनी होगी। डोज के अंदर आपके पास रेजिमेंट होता है कि आपने कितनी दिनों तक ये डोज को कंटिन्यू करना है, क्या इसका ये वो ड्यूरेशन है। आमतौर पे हमारे पास जो हम ये चीज़ें देखते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं Q6 और इसका मतलब है कि हमने हर 6 घंटे में वो डोज लेनी है, कितने दिन के लिए, फॉर 3 डेज़ फॉर एग्जाम्पल। इस तरह करके आपने देखा हो Q12 और तो इस तरह के बहुत से आपके पास सिंबल होते हैं जो आप देखते हैं। Q12 आप देखते हैं BD मतलब दिन में 2 बार, TD दिन में 3 बार, TID OD once a day, इस तरह QID 4 times a day। तो इस तरीके से आपके पास ये बहुत से हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये सिंबल ये वो देखते हैं। तो इसके अंदर अभी हम डोजेस को हम सॉल्व करने से पहले हमारे को थोड़ा सा प्रिंसिपल के ये प्रिस्क्रिप्शन का ये वो पता हो, प्रिस्क्रिप्शन की वो बॉडी क्या है, हेड क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता हो। बॉडी आमतौर पे जो मेन एरिया होता है जहाँ पे प्रिस्क्राइब होता है। हमारे पास कुछ मेडिसिन को मैं बताने से पहले मैं बता चलूँ, कुछ मेडिसिन हमारे पास प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं जो कि हम एक ऑथराइज डॉक्टर के ज़रिए ही हम ये वो परचेज़ कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास OTC वो मेडिसिन होती है। हमारे पास 2 टाइप्स की मेडिसिन है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हम देखेंगे साथ। प्रिस्क्राइब OTC प्रिस्क्राइब का ये फ़ायदा कि हमारे पास ये डॉक्टर की हम कंसल्टेशन से लेते हैं, ये हमारे पास ये जनरल मेडिसिन होती है जो कि हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ये इसको ईज़िली ले सकते हैं। इसमें जो जनरली आम ओवर द काउंटर ड्रग्स या जिसको हम ये कहते हैं, या फिर उनको प्रिस्क्राइब को वो मेडिकल जो लाइसेंस
डॉक्टर की वो प्रिस्क्रिप्शन पे जो ये वो लेते हैं, तो इसके अंदर ये होता है कि ये मेडिसिन आमतौर पे ये पेशेंट के लिए एज़ कम्पेरेटिव द OTC सेफ़ नहीं होती। ये एक मखसूस कंडीशन या डिजीज़ के अंदर ये वो पेशेंट को ये वो दी जाती है, और जनरली जो OTC हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम भी ये पेशेंट हमारे पास वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो OTC समहाउ ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कम सेफ़ है पॉपुलेशन के लिए बनस्बत ये प्रिस्क्राइब हमारे पास हाईली पोटेंट ड्रग्स होती हैं, इसमें पोटेंट होती हैं, और इसकी क्लास वो नारकोटिक्स पे जाके इसकी क्लास ये हमारे पास क्लास के लेवल्स होती हैं। तो इसकी जो एक्सट्रीम क्लासेस होती है वो नारकोटिक्स होती है, जो कि लिमिटेड हमारे पास उसको हासिल करना भी वो काफ़ी एक मुश्किल काम होता है। नारकोटिक्स वो मेडिसिन का वो हमारे पास पूरी वो कंट्रोल मेडिसिन के अंदर ये वो आती हैं। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक वो डोजेस। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि थोड़ा सा कि डोजेस के बारे में ये वो पता होगा हमारे पास। अभी देखते हैं हमारे पास वो डोजेस के ऊपर जो एनसेल की बुक के अंदर हम ये वो देखेंगे, तो तकरीबन हमारे पास 3 से 4 चैप्टर ख़ास तौर पर जो डोजेस के लिए पूरे इसके लिए डेडिकेटेड है। खैर, इसके अंदर अभी हमारे पास जो मेन टारगेट है, अभी हम ये विनफील्ड के अंदर हम ये वो देखते हैं कैलकुलेटिंग द वर्ड डोजेस के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर इसके अंदर वो थोड़ी सी ये वो बात की। एक सबसे पहली चीज़ है हमारे पास एक हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन रीफिल का सवाल दिया हुआ है। ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल नंबर 19.32। इसके अंदर है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब ऑफेनेड्रिन 100 milligram टू बी टेकन एवरी 8 hours फॉर 28 days। ऑफेनेड्रिन फैमिली हाउ मेनी टैबलेट शुड बी सप्लाई। अब हमारे पास अगर प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए तो हमें 100 milligram चाहिए टू बी टेकन एवरी 8 hours। हमारे पास 100 milligram चाहिए हर 8 घंटे में। तो कितने दिन के लिए चाहिए? फॉर 28 days। तो हमारे पास सिंगल डेज़ के लिए कितनी हो गई? 100 के अंदर हो गए सिंगल डे के लिए हो गई 300 milligram, और हमारे पास टोटल डेज़ कितने चाहिए? 28 days। तो हमारे पास 300 इंटू 300 टाइम्स 28, तो हमारे पास 300 टाइम्स 28, तो हमारे पास हमारे को टोटल उस पेशेंट की जो उसके रेजिमेंट में है 8400 मिलीग्राम हमारे को उस पेशेंट को देनी। बट हमारे पास जो अवेलेबल डोज है, तो वो हमारे पास जो अवेलेबल टैबलेट की स्ट्रेंथ है वो है 50। तो हम 50 सो 51, सो इट्स अराउंड 42 इट्स 50 480 51 5 10 50 sorry it's not 42, it's 00 5 ones 0 and this divide 50, it's 168, sorry. So the total dose tablet are required is 168 tablets. So for the prescription refill, इस कंडीशन के अंदर हमारे को उस पेशेंट को हमने 168 टैबलेट्स रिफ़िल करके देने होंगे। अच्छा, ये रिफ़िल्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास ये आमतौर पे ये हमारे ममालिक के अंदर ये वो इतना नहीं वो देखा जाता है, क्योंकि हम ये टाइम टू टाइम ये वो करते हैं। बट हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन रिफ़िल का कॉन्सेप्ट है, प्रिस्क्रिप्शन रिफ़िल्स। तो हम इसके वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन रिफ़िल्स को हम ये वो डिटेल में देखेंगे। बट प्रिस्क्रिप्शन रिफ़िल के अंदर हम जनरली जो हमारा मेन टारगेट होता है कि वो हमारे पास मिसाल के तौर पे वो एक जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी हमारे पास वो टैबलेट कंज्यूम होगी, इसके अंदर 168। अगर मैं इसको चेक करूँ तो इसके हमारे पास हमारे को उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया इसको सॉल्व करने के दो से तीन तरीके आप यूनिटरी वो मेथड लगा लें, आप डेली डोज को कैलकुलेट कर लें, आप सिंगल टाइम की डोज को वो कैलकुलेट कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 मिलीग्राम है, तो आपका जो टैबलेट है 50 मिलीग्राम की, तो आपको पता है कि 100 मिलीग्राम करने के लिए आपको 2 टैबलेट एक वक्त में लेनी है। एक दिन में 3 दफ़ा लेनी है, तो 2 को आपने कर दिया तो 6 टैबलेट आपने एक दिन में लेनी है। तो आप इसको 28 दिन के हिसाब से कर देंगे, तो आप 6 को आप 28 से करेंगे तो 16 और ये 8 168 आपके पास टैबलेट वो बन जाएगी टोटल। इसको करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से देखें। ये बेसिकली ये जो प्रिस्क्रिप्शन रीफिल होती है, ये आपको ये वो आइडिया देती है कि वो पेशेंट के लिए एक कन्वीनियंट है कि वो पेशेंट अपने साथ वो मंथली की बाइंग पूरी कर सकते हैं। आमतौर पे जो हमारे पास जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनको हमारे पास कंटिन्यू मेडिकेशन की या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि बहुत सी मेडिसिन बनने के लिए हर वक्त अवेल करना
तो ये पॉसिबल नहीं होता कि क्योंकि हमारे पास कुछ भी वो सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये बेहतर है कि वो पेशेंट अपने पास एटलीस्ट जो लोग लॉन्ग ट्रीटमेंट या जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं तो उनके लिए ये बेहतर समझा जाता है कि वो एटलीस्ट 7 से 14 दिन का अपने पास वो स्टॉक रखें। स्टॉक इन अ सेंस में रखें कि वो अपने पास उनके पास वो मेडिकेशन हो ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बेसिकली ये पेशेंट कन्वीनियंस या पेशेंट की कंप्लाइंस के लिए आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि वो आपको ये होना चाहिए कि आपको कितनी दवाइयों की ज़रूरत होती है। आमतौर पर एक जनरल प्रैक्टिस की जाती है कि हम कुछ OTC मेडिसिन को हम घर में एज अ फर्स्ट एड बॉक्स हम इसको ये वो रखते हैं। तो बेसिकली ये उसी चीज़ के ऊपर ये वो कैलकुलेशन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है इसके अंदर ये था कि सोडियम वेलप्रोएट सोल्यूशन है 100 मिलीग्राम देना BD फॉर 2 वीक्स। हमारे को टोटल देना 14 डेज़ के लिए और दिन में 2 दफ़ा, तो मतलब 20। हमारे पास जो प्रिपरेशन है 25 200 मिलीग्राम पर। अब हम इसको पहले समझते हैं। ये हमारे पास यूनिटरी मेथड का वो, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था कि यूनिटरी वो मेथड से भी हम ये वो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट क्या आई है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसने कहा है कि वो भैया इसको आपने देनी है, ये आपने उसको देनी है 100 मिलीग्राम BD 2 टाइम्स, BD हो या 2X हो, इसका मतलब है कितने दिन के लिए आपने देनी है 14 डेज़। तो टोटल डोज निकाले 100 × 2 200 20 40 2800 मिलीग्राम आपने इसको टोटल डोज देनी है। आपके पास अब अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या, आपके पास अवेलेबल क्या क्या आपका 200 मिलीग्राम पर 5 ml है, आपके पास 200 मिलीग्राम पर 5 ml है। अब आपसे पूछता है कि आप कितना ml उसको आप डिस्पेंस करेंगे, आपने x ml है, डोज आपको पता है कि 14 डेज़ के लिए अराउंड आपके पास 200, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200x 5 × 2800 x इज इक्वल्स टू 5 × 0 0 2 1 14, तो 5 × 14 इज इक्वल्स टू 70 ml आप उस पेशेंट को आप रिफ़िल करके देंगे। तो ये पेशेंट जो 70 ml है ये आपके पास से इक्विवेलेंट होगा 2800 मिलीग्राम के या 2.8 ग्राम के। तो इसी तरीके से हम ये हमारे पास ये जो 2-3 हैं ये प्रिस्क्रिप्शन रिफ़िल की एग्जांपल थी। अब हम आते मेन टॉपिक की तरफ, कैलकुलेशन फॉर अ डोजेज फॉर अ चाइल्ड आइल्ड, या फिर हमारे चाइल्ड के अंदर हम डोज कैसे देते हैं। तो इसके अंदर बहुत से आपने वो फॉर्मूले देखे होते हैं, लेकिन आमतौर पे हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबली होता है हम वो रेशियो होता है कि मिसाल के तौर पे जो अडल्ट की डोज है, अडल्ट की डोज उसको हम इन रिलेट करते हैं विद चाइल्ड डोज। मोस्टली आमतौर पे ये वो देखा जाता है कि अगर अडल्ट के अंदर मैं एग्जांपल लूँ कि अडल्ट डोज हमारे पास 700 mg है, तो चाइल्ड डोज कितनी होगी x, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो अडल्ट डोज के अंदर हमारे पास पैरामीटर दिए जाते हैं कि अडल्ट का वेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अडल्ट का वेट अगर मैंने लिखा कि 70 किलोग्राम के लिए 700 मिलीग्राम है, तो अगर मैं अडल्ट की जगह मैं ये लिख दूँ 70 kg के लिए 700 मिलीग्राम है, तो चाइल्ड का वेट मेरे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चाइल्ड का वज़न लेता हूँ, मेरे पास 12 kg है, तो इसके लिए मेरे पास x मिलीग्राम है। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 70x 700 × 12 0 कैंसिल 7 1 7 10 इज इक्वल टू 120 मिलीग्राम फॉर डेट चाइल्ड। आपको 120 मिलीग्राम की डोज देनी पड़ेगी। एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड के ज़रिए भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट के पैरामीटर्स अगर आपको वो पता है, अगर आप अडल्ट के पैरामीटर में आप ले लें तो अडल्ट का जैसे पैरामीटर, अगर आप वो अडल्ट के पैरामीटर में अगर आप इसके वेट को अगर आप कंसिडर करें तो फिर आप चाइल्ड के वेट से रेशियो निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है कि मैं इस चीज़ को मैं कंपेयर करूं कि मेरे पास जो अडल्ट का जो बॉडी सरफेस एरिया है, ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो डिटेल में आगे ये वो बात होगी कि बॉडी सरफेस एरिया अडल्ट का हमारे पास रेंज होती है 1.58 आई गेस या 1.6 मीटर समथिंग
इस तरीके की वैल्यू आती है एडल्ट के बॉडी सरफेस एरिया की। इसका कैलकुलेशन के फॉर्म में होता है रूट के अंदर हाइट और वेट, और फिर हमारे पास को 3600 के फैक्टर्स हैं, हम इसको वो डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बॉडी सरफेस एरिया की कैलकुलेशन है, वो अभी हम आगे जाके भी हम ये वो देखेंगे। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक अडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो डोज़ है मैंने ये देखा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे 100 मिलीग्राम देनी है। तो मैं ये देखूँगा कि 1.8 के लिए मेरे पास कितनी कंज्यूम होगी एक्स, तो मैं जब उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास उसका आंसर आएगा 180 मिलीग्राम। तो इस तरीके से भी हम वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डोज दी हुई ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया कि आपने 650 मिलीग्राम देनी है पर मीटर स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ चाइल्ड का बॉडी सरफेस एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे मुझे देनी है 650 मिलीग्राम। अब मेरे पास एक चाइल्ड है, चाइल्ड का मेरे पास बॉडी सरफेस एरिया 0.7 मीटर स्क्वायर। अब मैं उसको कैसे निकालूंगा, मैं उसको एक्स सपोज करके मैं उसको यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। तो यूनिटरी मेथड से आप बहुत सी डाइल्यूशंस बना सकते हैं, आप बहुत सी डोजेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में आप समझ लें कि इसके अंदर यूनिटरी मेथड का रोल काफ़ी ज़्यादा है। यूनिटरी मेथड की जगह भी इसके अंदर हमारे पास क्लार्क फार्मूला, यंग्स फार्मूला हमारे पास वो यूज़ होता है, लेकिन इन कुछ सिनेरियो के अंदर हम यूनिटरी मेथड को ही हम वो प्रिफर करते हैं। अच्छा, कुछ वो डिजीज़ की वो कंडीशन में हमारे पास जो डोजिंग का क्राइटेरिया है वो चेंज कर जाता है, वो हमारे पास फिजिशियन के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ों को सेट किया जाता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो डोजिंग का क्राइटेरिया वो चेंज होता है। हमारे पास हमारे पास जो नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें फ्राइड रूल, इसके अंदर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे हमारे पास ये जो टेस्ट के अंदर ये वो गिवन होते हैं, इनके फॉर्मूले या थोड़ा सा हमारे को आइडिया हो तो इसको हम ये देख लेते हैं। फ्राइड रूल फॉर इन्फेंट हमारे पास वो पॉपुलेशन जिसकी हमारे पास जो एज है, अगर मैं क्लासिफिकेशन में दिखाऊँ कि अगर इन्फेंट्स की अगर मैं बात करूँ, इन्फेंट्स आमतौर पर हमारे पास जो कहते हैं इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, और न्यू बॉर्न नॉट डी द न्यू बॉर्न, चाइल्ड एंड अडल्ट। जो जनरल क्राइटेरिया है इसका हम ये कहते हैं कि लेस देन ईयर, कि हमारे पास एक ये हो जाए हमारे पास लेस देन 1 मंथ, और इसको हम लेस देन इक्वल्स टू 1 मंथ अप्रोक्सीमेट इसको हम ये कर लें अप टू 8 to 10 ईयर्स, और इसको अडल्ट को हम 12 प्लस। चाइल्ड हमारे पास आमतौर पे अडल्ट को हम 16 प्लस के ऊपर भी हम ये रखें तो बहुत सा क्राइटेरिया होते हैं। इसके ऊपर आप एक अप टू डेट गाइडलाइन से रेफ़र किया जाना ज़्यादा वो बेहतर है। लेकिन इन्फेंट हमारे पास इन्फेंट्स जो होते हैं वो 1 साल से कम के बच्चों को होता है, और न्यू बॉर्न्स हमारे पास जो 28 दिन के अंदर आता है। चाइल्ड हमारे पास 12-13 साल तक के बच्चे होते हैं, और अडल्ट हमारे पास इसकी जो एज है ये आमतौर पर 45-50। और उसके बाद फिर हम जीरियाट्रिक और पीडियाट्रिक्स का भी आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा। जीरियाट्रिक और पीडियाट्रिक पेट से निकला है जो ये बच्चों के लिए होती हैं, और जीरियाट्रिक्स आमतौर पे हमारे पास ओल्ड एज यानी कि 64 प्लस 56-60 ये इसके अंदर इसकी वो पॉपुलेशन का हमारे पास जो है इसकी हमारे पास विद टाइम टू टाइम हमारे पास की पॉपुलेशन की एज अपडेट होती रहती है जेरियाट्रिक्स के अंदर। अब हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास जो अडल्ट की डोज है वो पेट्स में नहीं जा सकती, और जो अडल्ट की डोज है वो सेम बात है कि हम उसको ओट्स में नहीं दे सकते। तो इसकी तीनों के लिए हमारे पास पेडियाट्रिक्स की डोज अलग से ऐड होती है, जेरियाट्रिक्स की डोज अलग से ऐड होती है, और हमारे पास एक नॉर्मल पेशेंट की डोज, नॉर्मल अडल्ट पेशेंट की डोज़ हम अलग सेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास डोज सेट करने के लिए हमारे पास एक अहम चीज़ है रीनल क्लियरेंस या क्राइटेनिन क्लियरेंस है, रीनल फैक्टर है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि जो हमारे पास इसके अंदर भी डोजेस का होता है। और कभी बार कुछ हमारे पास जो डिजीज़ ऐसी हैं जो बंदे के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्स की लूँ तो उसके अंदर भी हमारे पास डोजेस, क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम उसके अंदर नहीं है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा हमारे पास वीक है ये कह सकते हैं। कुछ हमारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो जिसके अंदर हमारे पास डोज का फ्लक्चुएट कर जाती हैं, वो उसकी स्पेशलाइजेशन के अंदर अलग से सिनेरियो हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम को कॉन्सेप्ट को हम ये वो देखें इस ट्यूटोरियल में। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो अभी हमारा मेन चीज़ है कि अभी हम इन्फेंट्स के ऊपर इन्हें बात की।
चिल्ड्रन की डोज के अंदर हमारे को करने से पहले हमारे को उनके पैरामीटर का वो पता हो कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है। अगर मैं फ्राइड रूल फॉर इन्फेंट देखता हूँ तो फ्राइड रूल मेरे पास कहता क्या है, फ्राइड रूल कहता है ये फ्राइड रूल हमारे पास है यहीं पे देखते हैं। फ्राइड रूल हमारे पास क्या कहता है, फ्राइड रूल कहता है कि भैया जो एज है किसकी, बच्चे की, मल्टीप्लाई कर दो उसको डोज से, डिवाइड कर दो 150, आपके पास आ जाएगी डोज ऑफ इन्फेंट। मतलब इसका सीन ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ, उसने कहा कि भैया जो एज है, एज ऑफ इन्फेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, अडल्ट की डोज से, डिवाइड कर दो 150 जो कि कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इन्फेंट की डोज। फॉर एग्जांपल एडल्ट की डोज पैरासीटामोल की 400 मिलीग्राम है। एज ऑफ इन्फेंट्स आपके पास ये आमतौर पे फ्राइड के अंदर में लिखा है इन मंथ्स रखते हैं डोज को, तो इसके अंदर ये पैरामीटर के अंदर ख़ास चीज़ें मेंशन होती है कि इन मंथ्स। तो आपके पास, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं कि एक 6 महीने का बच्चा है, 6 मंथ, कैसे करूँगा, 6 × 400 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, 15, तो 6 4 24 अपॉन 15 24 अपॉन 15। तो इसको अगर मैं वो मज़ीद इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ये पैरामीटर बनता है, ये इसके अंदर 24 अपॉन 15 के अंदर 90, तो ये हो गया 16 आई गेस। सो 15 150, सो 90 इज इक्वल्स टू आई गेस, सो इट्स 16 मिलीग्राम। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 150 400 मिलीग्राम वो है, इसको काइंडली क्रॉस चेक कर लेंगे। तो 6 × 400 एडल्ट डोज की डिवाइड करेंगे हम 150 के फैक्टर से, तो 16 मिलीग्राम हम उसके अंदर हम ये वो डोज देंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप इसके अंदर आपके पास, हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक 6 मंथ है, सेम इसी को हम रिपीट करेंगे, और डोज जो है हमारे पास 1200 मिलीग्राम है। तो 6 × 1200 150 तो हमारे पास जो ये फैक्टर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगी इन्फेंट, डोज ऑफ इन्फेंट। तो इस तरीके से भी हम इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एज़ पर फ्राइड रूल। तो इसके अंदर हमारे पास फार्मूला कोई इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, आप ईज़िली इसको बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, क्लार्क के रूल के अंदर जो हमारे पास जो फ्राइड के रूल में हमारे पास जो पैरामीटर यूज़ हो गया है वो हमारे पास में यूज़ हो गया है एज। क्लार्क ने हमारे पास जो दिया इसके अंदर हमारे पास वेट दिया है। इसके अंदर ये होता है कि वेट ऑफ अडल्ट के अंदर हमारे पास एक एजम्पशन की जाती है। सेम मैं इसको दोबारा इसी तरीके से बताऊँगा। हमारे पास जो एडल्ट डोज अपॉन एडल्ट वेट रेशियो होता है चाइल्ड डोज अपॉन चाइल्ड वेट। तो एडल्ट की डोज हमारे पास जो चाइल्ड की डोज है उसके हम पैरामीटर से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एडल्ट की डोज है और एडल्ट का वेट अगर हमारे पास गिवन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि एडल्ट का वेट हमारे पास 72 से 75 किलोग्राम हमारे पास वो लिटरेचर में यूज़ होता है। आमतौर पे इसको 75 रखते हैं और कहीं जगह पे इसका 72 और कहीं पे 70 किलोग्राम एडल्ट का वेट होता है। तो अगर हमारे पास कोई पैरामीटर अगर गिवन नहीं है तो उसको हम एज़ पर वो लिटरेचर वो गाइडलाइन हम इसको एज्यूम करेंगे कि अगर हमारे पास इसकी फॉर एग्जाम्पल इसके क्लास के रूप में 75 हो गया
अडल्ट की डोज हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं पैरासीटामोल इट्स अराउंड 452 मिलीग्राम और 460 मिलीग्राम, और यू कैन राइट समथिंग लाइक 500, और चाइल्ड का वेट हमारे पास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस से, तो हम इससे हम चाइल्ड की डोज को हम निकाल सकते हैं। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका होता है कि अगर आपके पास इस केस के अंदर मैं करता हूँ कि अगर 450 मिलीग्राम अडल्ट की डोज थी, चाइल्ड का वज़न 25 kg था, डिवाइड कर दिया हमने 75 से, तो हमारे पास 150 मिलीग्राम इस केस के अंदर उस चाइल्ड की डोज है। ये हमारे पास क्लार्क है। क्लार्क ने हमारे पास जो जिस पैरामीटर को फोकस किया वो हमारे पास वेट है। फ्राइड ने हमारे पास इसके अंदर एज के पैरामीटर के ऊपर काम किया, मतलब उनका जो की फोकस था वो एज पे था इसका। अच्छा, बॉडी सरफेस एरिया हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो अडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया जो कि 1.73 मीटर स्क्वायर जो कि हमने ये वो निकाला हुआ है, इससे हम डोज को हम कैलकुलेट करते हैं कि 1.73 मीटर स्क्वायर है। तो हम अडल्ट की डोज को अडल्ट के बॉडी सरफेस एरिया और चाइल्ड की डोज को चाइल्ड के बॉडी सरफेस एरिया से हम वो कैलकुलेट करते हैं। बॉडी सरफेस एरिया के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर, या हमारे पास ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर ये गिवन है कि वेट एक्सपोनेंशियल 0.53 इंटू हाइट आमतौर पे हम सेंटीमीटर में लेते हैं, इंटू एक्सपोनेंशियल 0.37। ये हमारे पास एक फैक्टर होता है कि हमारे पास हाइट आमतौर सेंटीमीटर आमतौर पे हमारे पास इंचेस में होती है। तो इंचेस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि 1 इंच के अंदर आपके पास 2.52 सेंटीमीटर होते हैं, अप्रॉक्सीमेट टू 2.54 सेंटीमीटर। और आपके पास अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम हाइट की कन्वर्जन की लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फीमेल पेशेंट है जिसकी हाइट है 5'2", सही है, तो हमारे का मतलब है 5 फीट 2 इंचेस। 1 फीट के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 12 इंचेस, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 प्लस 2 इंचेस, 62 इंचेस। 62 इंचेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.52 से, तो इसका हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 2.52, तो ये हमारे पास 156.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम उसको सबसे पहले हम उसकी हाइट को वो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। वेट हमारे पास होगा, उसकी पावर होगी 0.54 सेंटीमीटर, हमारे पास 156, और इसको हम पैरामीटर को पुट करके हम उसकी डोज को निकाल लेंगे एज़ पर बॉडी सरफेस एरिया। इसके अंदर बॉडी सरफेस एरिया के लिए हमारे पास वो बहुत से तरीके होते हैं, या हमारे पास एक चार्ट भी होता है जिसके अंदर हमारे पास उसके वेट से हम इंटरसेक्ट करके हमारे पास 2 चार्ट होते हैं, इसमें वो बॉडी सरफेस एरिया की वो गिवन होती है वैल्यू, फिर हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं उसकी हाइट और उसके वेट को, तो हमारे पास से वैल्यू आ जाती है। बॉडी सरफेस एरिया हमारे पास ईज़िली किसी भी सेट के अंदर आपको ये वो मिल जाता है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या वेट और हाइट के पैरामीटर से भी इसकी कैलकुलेशन बेहद आसान है। इसके अंदर कोई ख़ास इतनी मतलब परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हम इसको आने वाले वो वक्तों में हम बॉडी सरफेस एरिया की हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उसके अंदर हम इसको वो डिटेल में देखेंगे। बॉडी सरफेस एरिया के बाद हमारे पास ये जो इन्फ्यूजन रेट है, इन्फ्यूजन रेट से पहले अगर मैं कोई 2 से 3 एग्जाम्पल मैं ये वो बता सकूं, तो मेरा जो मेन टारगेट है कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल है 19.36 वी हैव एन एम्पिसिलिन प्रोडक्ट फ्रॉम रिकन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिकन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ा सी बात करनी होती है। रिकन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हमारे पास रिकन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिकल एग्जाम्पलेशन क्या है, और आखिर हमें रिकन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है। आमतौर पे आपने ये देखा गया है कि ख़ास तौर पे जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं उसको हमारे पास पाउडर फॉर्म में होती हैं। पाउडर फॉर्म में इसलिए होती हैं ताकि हम उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें या रिटेन कर सकें। हमारे पास शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ नहीं, उसको हम वो रिकन्स्टिट्यूट नहीं करते, उसको हम पाउडर फॉर्म में रखते हैं, और पाउडर फॉर्म के बाद फिर हम उसको एक स्पेसिफिक जो वो इसके अंदर DI या डीआयोनाइज्ड वाटर या WFI से हम उसको रिकन्स्टिट्यूट करते हैं। रिकन्स्टिट्यूट क्या होता है कि हम जो पाउडर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास कहलाता है रिकन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। रिकन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास वो चीज़ हमारे पास क्लियर सोल्यूशन में ये वो बनता है, और उसके बाद फिर हम उसको उसके बाद हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या तो हम इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, या फिर हम उसको IV बोलस की फॉर्म में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रिकन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक और चीज़ हमारे को समझना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एम्प्यूल में जो अहम चीज़ है, एक एम्प्यूल में हमारे पास 625 मिलीग्राम मीन पाउडर था, और जिस एम्प्यूल का वज़न था 1 ml।
अब मेरे को उस ड्रिप के अंदर या मेरे को पेशेंट को तकरीबन 1300 मिलीग्राम मैंने उस पेशेंट को डिलीवर करना है। तो यहाँ पे भी वही है, यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड आपका हर जगह जाके यूनिटरी मेथड का आपने 1 ml का ये रेशियो है, आपने करना है 1300 मिलीग्राम, तो आपका x ml आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे आपको आंसर जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.1 ml का एम्प्यूल, आप 2 एम्प्यूल और एक आप लेंगे 1/10। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को अब कंज्यूम कर सकते हैं। आप पेशेंट में अगर आप चाहते हैं कि 1300 मिलीग्राम डोज दें तो आपको उसके 2.1 ml उस एम्प्यूल का आपको चाहिए होगा। एम्प्यूल आमतौर पर अगर सिंगल एम्प्यूल है जिसका 1 ml है तो फिर आपको सेकेंड एम्प्यूल रिकन्स्टिट्यूट वो करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमारे पास जो वॉइल्स होते हैं, तो वॉइल्स के अंदर हमारे पास वॉल्यूम अप टू 5 ml तक होता है। तो फिर ये वॉइल्स के अगर सिनेरियो में तो फिर हम वॉइल्स में से 5 में से हम 2.1 ml को हम इंजेक्ट आउट करेंगे। अब जो हमारे पास जो मेन डिफरेंस है कि बोलस और आईवी का हमारे को पता हो, या फिर हमारे पास ड्रिप्स जो हमारे पास होती है, ड्रिप फैक्टर को हमारे को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ड्रिप रेट, अब ड्रिप के अंदर हमारे पास ये केस है कि अगर ड्रिप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास आमतौर पे 1 ml के अंदर अप्रॉक्सीमेट टू 18 to 22 ड्रॉप्स होते हैं। एक सिंपल है, या फिर इसके अंदर हमारे पास जो GTT होता है, या इसको GTT जो होता है ड्रॉप काउंट होता है, ये गिवन होता है। अगर ये आमतौर पे 12 से लेकर 19 या अप टू 20 तक ये हमारे पास जाते हैं कि मतलब ड्रॉप जाते हैं कि मतलब 19 to 20 ड्रॉप सिंगल ml में होते हैं। अब हमारे को ये ड्रिप पर वो डिपेंड करता है कि ड्रिप रेट हम कैसे सेट करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सी आसान सी चीज़ें हमारे को सिर्फ एक पता होना चाहिए कि हमारे पास ड्रिप कितने टाइम की। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक 250 ml की ड्रिप है एज्यूम करते हैं और उसको हमने चलाना है 90 मिनट्स। हमारे पास 250 ml की ड्रिप है, हमारे को 90 मिनट्स हमने उसको चलाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी है 250 ml की ड्रिप है, हमारे को रिक्वायर्ड कितनी है 90 मिनट्स। हम 1 मिनट में कितना करेंगे, सिंगल मिनट में हम कितना करेंगे, ये हम इसको हम करेंगे 250 90 1 मिनट x मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 90, so it's give you around the value 2.6 I guess। 25 divides 19 it's 2.77। so आपको 2.77 ml 1 मिनट में आपके पास उस पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करना है। अब इसके अंदर हम काउंट कैसे करते हैं, हमारे पास अगर देखा जाए कि अगर हमारे पास डिजिटल अगर हमारे पास वो मशीन्स के ज़रिए, तो हम इसको ईज़िली हम इसका ड्रिप रेट हम सेट कर सकते हैं। वो मशीन के अंदर हमारे मशीन के अंदर हो जाएगा 2.77 ml पर मिनट। अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमारे को ड्रिप सेट को मैनुअली सेट करना पड़ता है। इसके अंदर हमारे पास स्टॉपर होता है, हम इसके से ये स्विच होके फिर इधर से यहाँ पर हमारे पास एक कैप आता है जिसके अंदर हमारे पास ड्रॉप काउंट हो रहे होते हैं। इस ड्रॉप की काउंटिंग से आपको ये वो पता चलता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 2.77 ml आपने इन्फ्यूज़ करना है सिंगल मिनट के अंदर, तो आपको अगर मैं इसको ड्रॉप में कन्वर्ट करूँ 2.77, मैं ही जानता हूँ 1 ml में अप्रॉक्सीमेटली 1 ml में 15 से 16 ड्रॉप हैं। तो 2.77 ml में अराउंड 35 40, तो हमारे 40 ड्रॉप्स हमारे को डिलीवर करना है। अगर मैं इसको मैं दिखा सकूं 2.77 मल्टीप्लाई बाय 15 तो अराउंड 41 ड्रॉप आपको करना है। अब आपने 41.6 ड्रॉप, मैं इसको न्यू में कर दूं तो आपको 41.66 ड्रॉप्स आपको 1 मिनट के अंदर पर मिनट के हिसाब से आपने उस पेशेंट में इन्फ्यूज़ करने। अब आप इसको इन्फ्यूज़ करते हुए पूरे 1 मिनट का तो वो इंतज़ार नहीं करते, आमतौर पे वो नर्सेस के पास टाइम कम होता है। तो हम इसको ऐसा करें कि हम ये कैलकुलेट कर लें कि हमें 50 सेकंड में कितने ड्रॉप चाहिए, तो वो इसको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अगर मैं इसको 4 से तो 11 ड्रॉप अगर मैं सेट कर लूँ, 15 सेकंड के मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो मुझे वो आइडिया दे देगा 1 मिनट में कितने होंगे। तो नर्सों के पास आमतौर पर टाइम हमने देखा है कि ये हॉस्पिटल सेटअप में टाइम कम होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर 15 सेकंड के हिसाब से हम वो कैलकुलेट करते हैं 11 ड्रॉप्स, फिर हम उसको इन्फ्यूज़ करते हैं। तो इसको अगर ड्रिप रेट के ऊपर अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेकंड ड्रिप है जिसके अंदर हमारे को 500 मिलीग्राम की ड्रिप है, जिसके 500 मिलीग्राम 500 ml की ड्रिप है, जिसको मैंने 4 आवर में डिफ्यूज़ करना है, इन्फ्यूज़ करना है पेशेंट के अंदर। तो मेरे को ये पता चल गया 500 को मैंने करना है 240 मिनट्स में, आवर्स को मैंने कर दिया मिनट्स में 240 मिनट्स। तो ये मेरे पास 24, तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आ गया कि सिंगल मिनट के अंदर मेरे को तकरीबन 2.1 ml डिफ्यूज़ करना है। मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ, इट्स अराउंड 480 सही, 2.1 ml। अब 2.1 ml में अगर मैं एज्यूम करता हूँ 18 ड्रॉप्स हैं सिंगल ml में, तो मुझे 2.1 के हिसाब से 36 से लेकर 39 के दरमियान ड्रॉप्स आएंगे, जो डिपेंड करेगा एज़ पर ड्रिप रेट। तो ड्रिप के उसके अंदर कि ड्रिप के नोज़ल के हिसाब से भी ये हमारे पास चेंज करता है। फिर अगर हमारे पास टाइम टू टाइम अगर ड्रिप खाली होती है तो उसके अंदर एयर बिल्डअप होती है, तो उस हिसाब से भी हमारे पास कुछ प्रेशर ऊपर नीचे होता है। आम तौर पे हमारे पास जो पेशेंट की जो हैंड की जो पोजीशन है उसके ऊपर भी वो ड्रिप रेट आप ये देखते हैं कि अगर कभी कभार मरीज़ का बाजू सीधा नहीं है तो इसमें वो ड्रिप नहीं चलती, तो फिर हम उसको वो बाजू को वो सीधा करते हैं। खैर इसके हिसाब से आपको 36 से 39 ड्रॉप आपने उस पेशेंट के अंदर 1 मिनट के हिसाब से देना है। अब नर्स आई, नर्स ने देखा यार 36 ड्रॉप देने हैं कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। नर्स के पास 60 सेकंड तो नहीं है वो घड़ी लेके वो करे, वो उसको 15 सेकंड के हिसाब से कहेगी यार 9 ड्रॉप अगर 15 सेकंड में उधर से सिलेंडर से आ रहे हैं तो वो एज्यूम करेगी यार ये होगा। फिर उसके बाद वो क्रॉस चेक कर लेती है आमतौर पे 30 से 40 मिनट बाद एक राउंड लगा के कि आया वो ड्रिप रेट हमारे पास सही चल रहा है या नहीं। हमारे पास डिजिटली तौर पे भी ये वो मशीन्स के अंदर भी है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सेटअप में आज भी ओपीडीज़ में हमारे पास ये मैनुअल मेथड यूज़ होता है, जिसके ज़रिए हम ये ड्रिप रेट को काउंट करते हैं, ड्रिप रेट को सेट करते हैं। तो एक फार्मासिस्ट के लिए, एक फार्मास्यूटिकल के स्टूडेंट के लिए और एक हेल्थ साइंस के लिए स्टूडेंट के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ड्रिप रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट इंतहाई ज़रूरी है कि उसके अंदर भी हमारे पास सिंपल यूनिटरी मेथड है, लेकिन अगर हम इसको एक सिनेरियो में लें कि हमारे पास एक ट्रामाडोल या ट्रामाल की जगह हमारे पास एक कोई हम इसको ले लें एनसेड है, इसके अंदर हमारे पास एक एनसेड के हमारे पास आईवी फॉर्म में है। आईवी फॉर्म में उस एम्प्यूल का वॉल्यूम हमारे पास है 5 ml और उसके अंदर हमारे पास जो एनसेड की जो पोटेंसी है वो हमारे पास 2000 मिलीग्राम है या 2 ग्राम है। 2 ग्राम हमारे पास है 5 ml में, 2 ग्राम है 5 ml में, और 2000 मिलीग्राम है 5 ml में। अब मेरे पास अब एक पेशेंट आता है और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं वो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि इसको 800 मिलीग्राम आपने देनी है, तो आप 800 मिलीग्राम के लिए आप कितने ml लेंगे। आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 ml, लेकिन आपका यूनिटरी मेथड के 2000 मिलीग्राम है, 500 ml में आपने देनी कितनी है 800 मिलीग्राम। आप इधर ये फैक्टर को अननोन करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 8 to 540, 4000 अपॉन 2000, 0 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ml आपने उसमें से इंजेक्ट करना है ये वॉयल या एम्प्यूल में से, फिर आपने उसको ड्रिप के अंदर अगर एम्बो बैग के अंदर से जाके आपने उसको इन्फ्यूज़ कर देना है। ये ड्रिप हमारे पे कुछ ड्रिप्स हमारे पास डायरेक्ट भी जाती हैं आईवी पुश या आईवी बोलस के अंदर, और कुछ हमारे पास इन्फ्यूजन के अंदर जाती हैं। आमतौर पे एंटीबायोटिक्स हमारे पास इन्फ्यूजन में कम जाती है क्योंकि हमारे पास इसके ज़रिए हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको पुश करें तो हमारे पास एलर्जिक रिस्पॉन्स देखा जाता है। तो इसके अंदर ड्रिप रेट के अंदर इतना ही, बाकी इसकी वो डिटेल आगे जाके साथ साथ ये वो देखेंगे। खैर इसके अलावा इसके अंदर इस चैप्टर की अगर हम समरी देखें, ये तमाम चीज़ें हमारे पास वही ड्रिप रेट को ही फॉलो कर रही हैं कि हमारे पास 1 मिनट में इतना है, और इन्फ्यूजन रेट भी हमारे पास ये और की पॉइंट भी है। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज है जो कि हमारे पास तकरीबन 30 से 40 सवालात की इसके अंदर एक एक्सरसाइज भी है, तो जिसके ज़रिए हमें इसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है असेसमेंट के लिए। इस चैप्टर का अगर जनरल ओवरव्यू यही है कि इसके अंदर हमने जो स्टार्टिंग की है इस चैप्टर की,
वो हमारे पास हुई है कि हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हमने जो चीज़ें देखी वो यूनिट को कन्वर्जन देखी। फिर हमने इसको अगर हम समराइज़ करें इस चैप्टर की पूरी चीज़ों को, जो हमने टॉपिक्स अभी तक हमने इसमें देखे हैं, तो उसको अगर हम उसकी समरी देखें तो हमारा जो मेन टॉपिक हमारे पास जो था, हमने कन्वर्जन देखी, कंसंट्रेशन के बारे में देखा हमारे पास, हमने कन्वर्जन्स देखी, हमने एक जो चीज़ हमने सेकंड चीज़ इसमें कंसंट्रेशन के बारे में देखा, प्लस हमने परसेंटेज के बारे में देखा, प्लस हमने रेशियोज़ के बारे में देखा कि किस तरीके से रेशियो परसेंटेज को हम कन्वर्ट करें। फिर हमने इसके बाद मोल्स देखे, फिर हमने इसके बाद मोलैरिटी को देखा, फिर हमने इसके बाद पार्ट्स की भी कंसंट्रेशन देखी, फिर हमने इसके अंदर एलिगेशन मेथड देखा, एलिगेशन हमने मोल्स के बाद हमने डाइल्यूशन भी देखी, C1 V1 N1 V1 के फैक्टर में हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया कि दो स्टॉक सोल्यूशन को हमने स्टॉक डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं। प्लस हमने एलिक्विड की भी हमने एक एग्जांपल देखी है कि हम जो सेंसिटिव जो हमारे पास जो सेंसिटिव वेट बैलेंस में हमारे पास वो अगर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो उसके लीस्ट काउंट से कम है तो उसको हम डाइल्यूट करके उसके सेट बना के हम कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने इसके बाद हमने डोजिंग का देखा, फिर डोजिंग के बाद हमने ये इसके रेजिमेंट फिलिंग या रीफिल्स का देखा कि हमारे पास एक महीने में कितनी डोज चाहिए जाती हैं। रीफिल्स के बाद हमने इसके अलावा जो चीज़ हमने ये देखी, हमने चाइल्ड्स की डोज एडजस्टमेंट देखी। चाइल्ड डोज आमतौर पे जेरियाट्रिक और चाइल्ड की डोज समहाउ सेम एडजस्ट होती है। चाइल्ड डोज के बाद हमने आईवी के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, फिर हमने आईवी इन्फ्यूजन रेट के बारे में, प्लस हमने ड्रिप रेट के बारे में पढ़ा। इसके अंदर जो हमारे पास जो इस सब चीज़ों की समरी है उसके अंदर हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे पास जो मेथड यूज़ हो रहा है वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लें तो वो आपको आने वाले वक्तों में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा इसकी ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर जो 19 है ये हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू है। इसके बाद हम नेप्लिक्स का फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का हम चैप्टर नंबर 1 या 2 है आई गेस, उससे हम वो थोड़ा सा हम उसको दोबारा हम एक बार देखेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मेन टारगेट एनसिल फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को हम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। इस जितनी भी ये जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट सीरीज़ थी या जितनी भी थी किसी ने हमें कुछ जनरल पैरामीटर्स को देखा है और उसके ज़रिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन हमने वो देखे हैं कि हम किस तरीके से कौन सी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर हमारे लिए क्रिटिकल होते हैं, ये भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। और फिर टाइम टू टाइम हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर आमतौर पे अगर ये जो हमारे पास 40 से 42 एग्जाम्पल हैं ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसकी 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करें तो फिर आप इसके बाद फिर आप एंसर की तरफ आएँ। तो ये बुक के ओवरऑल जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे ये सब चीज़ें वही थी जो ये वो डिस्कस की हैं। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, कोई अगर फिर भी कोई वो सवालात हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी इस टॉपिक के अंदर फ़िलहाल इतना ही था, इसके की पॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ें रिपीटेड है। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी वो मिल जाएंगी या प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी वो मिल जाएंगी, तो आप उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ हमने डिस्पेंसिंग में देखी है, जो हमारे पास जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है ऑफिशियल मास्टर फार्मूला रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर हम एंसिल की तरफ अगर हम जाएंगे तो अगर मैं इसमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बाय एंसिल अगर मैं देख सकूं तो जब आप उसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में आइडिया होगा कि चीज़ें हमारे पास कैसे हो रही हैं। हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बाय एंसिल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास डाउनलोड्स आई गेस फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस और हमारे पास एंसिल, इसको हम देखेंगे। फार्मास्यूटिकल इसके अंदर हमारे पास एंसिल हमारे पास इसके अंदर हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बाय एंसिल
ये। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, तो यही हम इसको ये वो डिटेल में आगे हम इसको कवर करेंगे ये एनसेल के अंदर। और हमारा जो मेन जो गोल ही यही है कि हम इतने काबिल हो जाएं कि हम एटलीस्ट इस किताब को हम सिंगल हैंडली हम खुद इसको सॉल्व कर सकें। इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर जो फंडामेंटल्स वगैरह आपके पास ये फंडामेंटल वही हैं। आप इसके अंदर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि सही। तो इसके अंदर वही टॉपिक हैं जो हमने अभी इसका जनरल ओवरव्यू लिया था। बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें वो चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा वो डिटेल्स में, और इसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर आपको तकरीबन 600 से 700 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ये वो मिलेंगे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो जितनी आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आपके पास इस फील्ड के ऊपर कमांड हासिल होगी। कैलकुलेशन के मतलब एक चीज़ है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि अगर आप कैलकुलेशन शॉर्टकट के अंदर अगर आप करना चाहें कि अगर आपको 2 से 3 दिन में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि कोई आदमी इसको सीख नहीं सकता। कैलकुलेशन आमतौर पे लोग इससे इसलिए भागते हैं कि इसके अंदर लोग समझते हैं कि शायद मैथमेटिक्स ज़्यादा है। आमतौर पे अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो वो चीज़ों को समझना होता है। इसमें कोई ज़्यादा मैथ के इतने बड़े बड़े लॉगरिथम लॉग वगैरह या डेरिवेशन डेरिवेटिव वगैरह इंटीग्रेशन कुछ नहीं होती। ये जनरल आपके पास कॉमन सेंस के ये वो सवाल होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी होता है। अब कैलकुलेशन सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं कि अगर कोई भी डोज़ अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा दे दें या कम दे दें तो उसके अपने नुकसान आता है कि अगर डोज़ अगर आप कम देते हैं तो वो डोज़ आपके अपना अफेक्ट नहीं देती, और अगर आप डोज़ अगर ज़्यादा देते हैं तो वो आपके टॉक्सिक इफेक्ट की तरफ जाती है। और टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर आपके पास डेथ हो सकती है, कोई पैरालिसिस हो सकता है। तो आमतौर पे हमारे पास जो हमारे पास मेन इशू आते हैं अगर फार्मासिस्ट के अंदर लाइफ में, अगर फार्मासिस्ट देखें कि हमारे पास इर्रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, और दूसरा हमारे पास जो अनकैलकुलेटेड अगर हम जो ये मेडिकेशन करते हैं कि हम अपने हिसाब से लेते रहते हैं तो उसकी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती। तो इन दो चीज़ों को आगे ये देखेंगे, रैशनल यूज़ और इर्रेशनल यूज़ के ऊपर आपको फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ज़रिए आप उसका रैशनल और इर्रेशनल यूज़ आप ये वो बता सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन का हमारा जो मेन टॉपिक है, इसके ज़रिए आप उसकी डोज सेट कर सकते हैं। जब तक आप डोज सेट करेंगे नहीं तो आप उसका रैशनल और इर्रेशनल यूज़ का अगर पता भी हो, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर डोज में नहीं देंगे तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। तो डोज को सेट करना सबसे ज़्यादा मतलब समझने के किसी भी थेरेपेटिक के अंदर जो मेन जो चीज़ होती है कि आपने वो डिज़ायर्ड डोज के अंदर वो उस ड्रग को आपने वो डिज़ायर रिसेप्टर तक या बॉडी में ये वो डिलीवर करना है। तो इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर वो फ़िलहाल इतना ही है कि इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट होगी वो नेटफ्लिक्स के ऊपर होगी। नेटफ्लिक्स के हमारे पास जो बुक के अंदर लियोन शारिल आई थिंक ऑथर है, तो उसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का, उससे हम वो कॉन्सेप्ट बनाएंगे। फिर इन दोनों बुक के हमारे पास जो मेन, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम रेमिंटन को भी हम ये फॉलो करें। फिर इसके साथ साथ हम चीज़ों को फॉलो करके फिर हम मेन बुक जो हमारा जो मेन टारगेट है एनसेल की तरफ जाएँ। एनसेल के ऊपर डायरेक्ट जाने से नुकसान ये है कि हमारे पास उसमें बहुत सी जो डिटेल चीज़ें, तो हो सकता है कि आप लिए टफ़ हो एज़ कम्पेयर टू ये जो इनिशियल होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जनरल प्रिंसिपल जनरल एग्जाम्पल्स थी, तो एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझना काफ़ी आसान होता है। तो फ़िलहाल इसके लिए इतना ही।